मैं ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं क्या किसी महान लोकतंत्र में सत्ता की मजबूती का पैमाना बिना स्क्रिप्ट के पूछे गए एक अदद सवाल के सामने पसरा हुआ है? असहज सन्नाटा हो सकता है या मंच छोड़ के भागना हो सकता है। जब देश के भीतर परीक्षा तंत्र माफियों के हाथों अंदर ही अंदर बिक रहा हो और युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा हो तो रुककर सोचिए, इस स्थिति में तब सरहद पार जाके टॉफी और चॉकलेट बांटना कूटनीति है या कोई सुनियोजित पीआर स्टंट? जनता को देशभक्ति के नाम पर डॉलर बचाना, सोना न खरीदना और पेट्रोल डीजल बचाने की लंबी फहरिस्त थमाकर खुद विशेष विमानों से कारपोरेट मित्रों के हितों को साधने के लिए दुनिया भर में चक्कर काटना, ये कौन से राष्ट्रवाद की परिभाषा है? जब देश का युवा सड़कों पर मर रहा है, आम आदमी बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, तब नेता क्या कर रहा है? चॉकलेट बांट रहा है। सोचिए इस पर। या विदेशों में एनआरआई से नृत्य और मुजरे के भाव में स्वागत समारोह करवाया जा चल क्या रहा है इस राष्ट्रवाद के नाम पर? क्या आपने इसी भारत की कल्पना की थी? क्या आपने इसीलिए चुना था इस सत्ता को? यह भयावह स्थिति वर्तमान व्यवस्था के चेहरे पर लगा वह आईना है जिससे सत्ता भागती फिर रही है। और इन हालातों और वर्तमान सवालों की सबसे पहली और महत्वपूर्ण जीवंत गूंज 2 दिन पहले ही भारत से 7 समंदर दूर नॉर्डिक देश नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सुनाई दी, जहां की यंग लेडी पत्रकार हेले लिंगसन ने हमारे देश के उसी मुखिया और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जो अपने आप को दिखावे की दुनिया में सुपर पावर और विश्व गुरु कहते हैं और विदेशी नेताओं से मिलने के लिए 10 कदम पहले से ही दौड़ने के अंदाज में गले लगने को आतुर और व्याकुल रहते हैं। दुखद और भयावह स्थिति यह है कि उस लेडी पत्रकार हेले लिंगसन ने चिल्ला करके प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर लाइव कैमरे के माध्यम से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप पूरी दुनिया में एक मजबूत और व्यापक लोकतंत्र तथा जनसंख्या से बहुल देश के सबसे प्रमुख नेता हैं, तो आप विश्व के सबसे स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवालों के जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस सवाल के बाद दुनिया की पत्रकारिता में और विद्वानों के बीच जो मंजर
सामने आया और असहज तथा दम घोटने वाला सन्नाटा वहां जिस तरह से पसरा, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के घेरे और उनकी उस कृत्रिम और दिखावटी इमेज बिल्डिंग की कूटनीति को हिला कर रख दिया। दुखद बात यह है कि कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की हड़बड़ाहट दिखी और लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के तेज कदम दिखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अष्टूजा जी। वो मंजर सचमुच में देखने योग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरह का रवैया भारत के लिए काफी शर्मसार करने वाला था। प्रधानमंत्री जी रुक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे भी सकते थे और ये भी कह सकते थे कि आप हमारे यहाँ चलकर देख सकते हैं लोकतंत्र किस तरह से है। लेकिन खैर उन्होंने जिस तरह का जो रुख अपनाया वो दिखाता है कि केवल वो पीआर स्टंट कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी करवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं और देश की अनपढ़ जनता को मूर्ख बना सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया ने इसको भी आत्मरक्षा का प्रश्न बना लिया और गोदी मीडिया सीधे से उनके फेवर में उतर के आई कि ये कोई विदेशी जासूस है या भारत की छवि खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। अंततः हेलेन विल्सन को खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखना पड़ा कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र पत्रकार हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा पहला कार्य है कि हम देश का और चाहे विदेश का सच लोगों के सामने, आम जनता के सामने लेकर आए। तो इस तरह की गोदी मीडिया जो सिर्फ ये दिखाती है कि भारत के प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, मगर तो ये समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री जी काम करते क्या है। खैर साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा करते थे, मौन मोहन कह करके उनका उपहास उड़ाते थे। तो अब आप लोग इनको क्या नाम देंगे? लेकिन इतिहास का पहिया देखिए, पूरे 12 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सरकार में उन्होंने अनगिनत खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां देश विदेश के पत्रकारों ने उनसे बेहद कड़वे, तीखे और चुभते हुए सवाल पूछे और उन्होंने धीमी आवाज में ही सही, बिना टेलीकॉप्टर के प्रयोग के उत्तर दिए। आज स्थिति ये है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केवल साझा बयान पढ़े जाते हैं, जहां ना कोई पूरा सवाल पूछा जाता है और ना ही कोई पत्रकार असहमति दर्ज करा पाता है। और अगर कोई पत्रकार स्वतंत्र रूप से आके प्रश्न पूछता भी है तो उसे देशद्रोही, विदेशी एजेंट और पता नहीं ये गोदी मीडिया क्या क्या नामों से नवाजती है। इतना ही नहीं मनोज जी, आपको बता दें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की असहज करने वाली और सन्नाटे में डाल देने वाली घटना है, इसके क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। पूरा देश इस बात को समझ गया है कि 10 मई को मोदी जी लोगों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर अपील करके चले गए, सोना न खरीदने की हिदायत दिए और खाने वाले तेल को कम करने तथा पेट्रोल डीजल कम उपयोग करने और बाहर कम निकलने और विदेश भ्रमण न करने की सलाह देते हुए खुद विदेश चले गए हैं। इस बात से आम आदमी वाकिफ है। देश में पेपर लीक जो हो रहा है, युवा परेशान है, किसानों को प्रॉपर खाद और बीज नहीं मिल पा रहे हैं और इस साल देश में जो मौसम का हाल है वो कितना बेहाल है, आम आदमी चिरपरिचित है। हालात की पराकाष्ठा देखिए, मोदी जी खुद जनता को यह संयम, तपस्या और वैराग्य का उपदेश देकर खुद तुरंत विशेष विमान से में बैठकर 5 देशों के लिए विदेशी दौरों पर निकल गए। और यहाँ सवाल उठना यह बेहद लाजमी है कि क्या वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को संभालना आम आदमी की जिम्मेदारी है? क्या डॉलर उस वजह से नहीं डूबता है जब यही वर्तमान सरकार उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन को माफ कर देती है, आर्थिक शब्दावली में उसको राइट ऑफ कहते हैं, कर देती है और कारपोरेट घरानों को भारी छूट दे देती है। किसी व्यक्ति विशेष के केस को 10,000 अरब डॉलर निवेश करा करके अमेरिका में बंद करवा देती है। क्या उससे देश का डॉलर नहीं डूबता है? उससे देश का डॉलर नहीं डूबता है, उससे मोदी का बैंक भरा जा रहा है आने वाले समय के लिए।
ताकि जब जनता इनको मार के भगाएगी तो उस समय इनको अपने जीवन यापन के लिए किसी से मांगना पड़ेगा, तो वो अडानी और अंबानी ही होंगे जो इनका जीवन यापन करेंगे। तो उससे कैसे डगर डूबेगा? वो जो देश की जनता का खून पसीने की कमाई को ये मतलब सोचने वाली बात है। भारत में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट होने के बजाय अडानी जी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना केस बंद करवाना है। भारत के लोग बाहर में जाए। और विडंबना देखिए, यह गोदी मीडिया मोदी जी के इस अपील को कैसे सही साबित कर रही है और अपने घर की बेटी की शादी में कैसे मंजर दिखा रही है। मोदी जी और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री और उद्योगपति उनके वहाँ शामिल हो रहे हैं। जरा आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? इन्हें हाल ही में अपनी बेटी की शादी की है। शादी क्या, बस यूं समझिए कि आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए थे। पीएम से लेकर सीएम तक, उद्योगपति से लेकर बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां तक भी पेट्रोल फूंका। कन्यादान में कितना सोना चांदी चढ़ा। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दुनिया के किस कोने में छुट्टियां बिताने गए, ये सब सवाल हम नहीं पूछ रहे। जनता को देश में ही रुककर कम खाने गम खाने की सलाह देकर मोदी जी खुद विदेश यात्रा पर निकल गए और जाते जाते इस देश की जनता के लिए क्या छोड़ गए? एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम, आसमान छूते सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत और साथ में दूध की महंगाई अलग से। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और यह कितना भयावह और दुखदाई स्थिति है कि देश में जो गरीबी, भुखमरी तथा हाहाकार के हालत हो गए हैं और रुपया किस कदर नीचे गिर गया है, यह देश की आर्थिक कमजोरी और अक्षमता को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के कफन में लपेटने की कला है। तो लपेटने की कला तो मोदी जी को आती ही है, सबसे बढ़िया लपेटी तो देते हैं। अष्टभुजा जी, इस उपदेश के ठीक बाद नॉर्वे में जो हुआ वो तो हुआ ही, उसके बाद एक और महापटकथा लिखी गई इटली की धरती पर। भारतीय प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और उनको ऑनलाइन कैमरे के सामने भारतीय कंपनी की मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में गोदी मीडिया ने जो कि इसको फैलाना शुरू किया, क्योंकि इनकी काफी दिनों से इनका महिमा मर्दन हो रहा था। महंगाई के रूप में बेरोजगारी, पेपर लीक, आगजनी और डंडा और पता नहीं क्या क्या पूरे देश में त्राही त्राही मची थी। तो अब पूरे देश में जो है रील्स काटी जा रही हैं, मेलोडी चॉकलेटी की रील्स काटी जा रही हैं और पीछे प्रेम के गाने चल रहे हैं। और आपको बता दें कि अब पूरे देश में मेलोडी ट्रेंडिंग कर रहा है और इस घटना ने देश की कूटनीति को एक रोमांटिक पॉप रील्स के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। समस्या ये है कि मुख्य धारा की मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि युवाओं पे किस कदर लाठियां चार्ज हो रही हैं, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो या एमपी हो, प्रत्येक जगह। अब गोदी मीडिया ये दिखा रही है कि मोदी ने चॉकलेट गिफ्ट कैसे की। प्रश्न ये है कि इस इवेंट को इतना बड़ा बना दिया गया कि देश के गंभीर प्रश्नों को एकदम से दबा दिया गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो स्टंट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या ये देश के तमाम मुद्दों को छिपाने की कोशिश है या देश के जो हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, देश लगातार गर्त में गिरता जा रहा है, देश की जो इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, रुपए 100 के पार जाने की स्थिति में है, अर्थव्यवस्था 6वें स्तर से 10वें स्तर पर जाने की स्थिति में पहुंच गई है, तो उन सारे प्रश्नों पर ये मीठी चॉकलेट लगाई गई है। इस पीआर स्टंट के पीछे क्या सच्चाई है अष्टभुजा जी? आप बहुत ठीक कर रही हैं कि आज देश का युवा, मजदूर, किसान सब किस तरह परेशान है
अवसाद और आक्रोश उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से इन सभी लोगों को देश का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और देश के जो निष्पक्ष और स्वतंत्र क्रिटिकल एनालाइजर हैं, विपक्ष के विद्वान हैं, राहुल गांधी विशेष रूप से विभिन्न चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अडानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें। 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे। और फिर पेपर लीक और शिक्षा माफिया की पोल खोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से सब जवाब पूछ रहे हैं और अपनी गाड़ी से किस कदर बैठ के निकल जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, इस वीडियो को देख लीजिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की और यह स्थिति रूह कांपा देती है। चाहे नीट परीक्षा का महा घोटाला हो, जहां मुंबई के पुणे और लातूर के पकड़े गए प्रोफेसर से लेकर बिहार और दिल्ली तक करोड़ों रुपए में प्रश्न पत्र बेचे गए, या राजस्थान, यूपी, बिहार में अनगिनत सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं लीक हुई और उसमें निष्पक्षता नहीं दिखाई गई। इससे देश की जो प्रशासनिक और नैतिक लीक हो चुकी है, देश खोखला हो चुका है। आपको बता दें मनु जी, यह कितना परिहास वाला विषय है, जबकि आप जानते हैं कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी भी संप्रभु राष्ट्र और भारत जैसे मजबूत और पुराने लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर विषय होता है, काफी शर्मनाक भी। लेकिन इस घटना में जो देखा गया कि कैसे कूटनीति को सोशल मीडिया की रोमांटिक पॉप रील्स, मीम्स और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया, और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश, भारत परमाणु शक्ति से संपन्न देश है, के द्वारा शीर्ष नेतृत्व अर्थात भारत के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी दूसरे देश के लेडी राष्ट्राध्यक्ष को कमर्शियल चॉकलेट का पैकेट देना और उसके बाद पूरे देश की उस बिकाऊ मुख्य मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया के द्वारा इस घटना पर घंटों बचकाने, उत्सव मनाना कूटनीति की गरिमा को गर्त में डालने जैसा और उसके पतन को दर्शाने वाला दिखता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। और साथ ही ओस्लो में जो घटना घटी कि वहाँ की स्वतंत्र पत्रकार टेले लिंसन के सवालों का जवाब जब इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे मोदी जी जवाब नहीं दिए, तो उसको टॉफी के मिठास से भरने का प्रयास किया जा रहा था। ओस्लो के सन्नाटे को ढकने के लिए पूरा मीडिया स्टंट किया गया इटली में। इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई की क्या बात होगी कि देश की सत्ता पे ऐसा व्यक्ति को बैठा दिया गया है जो स्वतंत्र रूप से दो बात भी नहीं बोल पाता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट देना आता है, तो उसको चॉकलेट वाले ही काम दिए जाने चाहिए। और आपको बता दें मनु जी की इटली में यह मेलोडी स्टंट कोई साधारण राजनयिक शिष्टाचार नहीं है। यह असल में देश के भीतर जो झुलसती हुई गरीबी है, सुलगते हुए मौसम है, युवाओं में बेरोजगारी है और पेपर लीक जैसे महासंकट हैं, उससे जनता का ध्यान भटकाने की एक गंभीर और बेहद अनैतिक कोशिश की जा रही है। सूचनाओं के इस सतही मनोरंजन और रील्स के माया जाल के जरिए जनता की
चेतना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे सत्ता में बैठी सरकार के कुकर्म और वास्तविक जवाबदेही तथा उसके नीतिगत और राजनयिक विफलताओं पर तीखे सवाल न पूछ सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अष्टभुजा जी, क्योंकि जब वो कोशिश है कि जब व्यक्ति के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, जब वो अपनी जवाबदेहिता से हाथ धो बैठता है, जब उन्होंने पिछले 12 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं, जब से 14 से अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। अब चुनाव तो आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन अब जब जनता आपसे जवाब मांग रही है, जब पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम स्तर पर है और देश में महासंकट की दस्तक हो चुकी है, रुपए गर्त में चला गया है, जीडीपी नीचे लगातार गिर रही है, देश से विदेशी निवेशक लगातार निकल रहे हैं और देश के भी जो कारपोरेट घराने हैं वो विदेशों में अपने पैसे को लगा रहे हैं। भारत में पैसे लगाने के लिए उनको लग रहा है कि भारत में पैसा लगाना उनके पैसे को फंसाना है। तो जब कुछ करने के लिए नहीं होता है तो व्यक्ति चॉकलेट ही गिफ्ट कर पाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। और आपने जिस तरह के व्यक्ति को सत्ता पे बैठाया हुआ है, वो इससे बेहतर आप लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं मनोज जी, जो सरकार कभी अच्छे दिन आएंगे के जुमले पीट रही थी, अपना डंका बजा रही थी देश में, उस समय के राज्य की सरकारों, केंद्र में बैठी सत्ता और मनमोहन सरकार तथा अन्य राज्यों के विपक्षी दलों को घेर रही थी, उनके करप्शन को उजागर कर रही थी। उसी व्यक्ति ने नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगवाना सिखा दिया, लॉकडाउन करा के घर में बैठाना सिखा दिया। और आज की स्थिति ये है कि आदमी और मजदूर रोड पर निकलने के लिए परेशान हैं, अपनी मजदूरी नहीं बढ़वा पा रहे हैं, मजदूरी नहीं निकाल पा रहे हैं और नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति चरम पर हो गई है। अब सपना दिखा रहे हैं 29 का और 34 का और कभी कभी तो 2047 में विकसित भारत बनाने का। बिल्कुल, ये सपनों के सौदागर हैं। तो आप लोग अगर सपनों के सौदागर को ही रखेंगे तो आने वाला समय बहुत जल्द वो समय होगा कि आपकी परचेजिंग पावर इतनी हो जाएगी कि शायद आप दाल, आटा और तेल, जो बहुत बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको खरीद पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो प्रश्न आपसे है कि क्या आपने अपने लिए और अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या इसी तरह के भारत की कल्पना की थी? क्या आपने इस देश में अपने खून पसीने की कमाई को, जो आपने देश में टैक्स के रूप में आप लगातार दे रहे हैं, देश के विकास में आपकी जो भी सहभागिता बन पा रही है आप कर रहे हैं, क्या इस तरह के भारत के लिए कि जो भारत कभी ये कह करके व्यक्ति सत्ता में बैठा था कि हम सबका साथ सबका विकास, अब आपको क्या लगता है? सबका साथ तो था, लेकिन विकास सबका नहीं है, विकास कुछ कारपोरेट घरानों का। तो प्रश्न फिर आपसे वही है कि आप क्या चाहते हैं? आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। आज की चर्चा पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके कीमती सुझावों का, प्रश्नों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और मिलेंगे अंतर्दृष्टि की अगली चर्चा में। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार साथी।